हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम देखिए इससे लास्ट क्लास में हमने फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन टॉपिक पे डिस्कस किया था, तो आज की क्लास में हम लोग उसके आगे देखने वाले हैं और जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट हम लोग प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पर बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको देखना ये होगा कि ये जो हमने देखा कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो इम्प्लांटेशन हुआ, यूट्रस में इम्प्लांटेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन एम्पुलर स्थोमस जंक्शन जो कि फॉलोपियन ट्यूब का एक पार्ट है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है भाई, फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन के बाद अगला स्टेप जो होता है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट का होता है। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले जानना ये होगा कि अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन ट्रोफोब्लास्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन इज कॉल्ड क्रॉनिक विलाई। ये चीज़ आपको समझना होगा कि ये क्रॉनिक विलाई क्या चीज़ होती है। तो यूट्रस में आप देखेंगे, यूट्रस के अंदर एक इवेंट हो रही है जब इम्प्लांटेशन के बाद कि जो भी ट्रोफोब्लास्ट था, मतलब जो भी एम्ब्रियो था, ठीक है, उसमें क्या द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन ट्रोफोब्लास्ट, तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन रहे हैं उसको हम लोग क्रॉनिक विलाई कहते हैं। दैट अलॉन्ग विद द यूट्राइन वॉल, जो कि यूट्राइन वॉल से क्या है, बिल्कुल अलग है, यूट्राइन वॉल से चिपका नहीं हुआ है। पहले इम्प्लांटेशन हुआ था तो यूट्राइन वॉल से वो जुड़ा हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, फॉर्म द फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा। तो जो प्लेसेंटा है, मैटरनल बॉडी जो प्लेसेंटा है, वहाँ से और उस एम्ब्रियो को का कनेक्शन, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसका कनेक्शन को कनेक्ट करेगा। ठीक है, ये जो आपका क्रॉनिक विलाई है यूट्राइन वॉल से हट करके। प्लेसेंटा इज अटैच विद द फीटस, प्लेसेंटा अटैच विद द फीटस विद द अम्बिलिकल कॉर्ड। अब ये जो प्लेसेंटा है वो किससे जुड़ा होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड, जो नेवल के पास जो है एक कॉर्ड होता है उसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। दैट ट्रांसपोर्ट द फूड एंड ऑक्सीजन टू द एम्ब्रियो, और वो उस बेबी को, उस बच्चे को, उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा उस अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए, फ्रॉम मदर बॉडी टू बेबी। ठीक है, इसमें कुछ हार्मोनल कंट्रोल होते हैं, कुछ हार्मोनल मैकेनिज्म होती है, HCG जिसको हम लोग ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन HCG बोलते हैं, और एक हार्मोन है HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये, और तीसरा एक हार्मोन है रिलैक्सिन। ये तीन तरीके के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं ओमन में, लेकिन ये तभी प्रोड्यूस होते हैं जब प्रेगनेंसी होती है। प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा की वॉल के द्वारा ये चीज़ें रिलीज की जाती हैं। ठीक है, जब इम्प्लांटेशन पूरा होता है, आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास, जो भी इनर सेल मास है यानी जो एम्ब्रियो है, डिफरेंशिएट इनटू आउटर लेयर, inner layer, middle layer. So outer layer is called what the ectoderm, inner layer is called what the endoderm, and ectoderm एंडोडर्म के बीच में जो लेयर है that is called what the mesoderm। क्योंकि हम लोग ट्रिप्लोप्लास्टिक है, हमारी बॉडी की जो ऑरिजिन है वो 3 जर्म लेयर्स में होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो बॉडी के कुछ पार्ट्स यानी कुछ टिश्यू एक्टोडर्मल होते हैं, कुछ एंडोडर्मल एंड मेसोडर्मल। ठीक है, जो भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं या मैस्कुलर टिश्यू हैं ये मेसोडर्मल ऑरिजिन के होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली मेसोडर्मल ऑरिजिन होती है। आइए देखते हैं बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, यहाँ पे है आपका मेसोडर्म। आगे देखते हैं दीज 3 लेयर गिव राइज ऑफ ऑल टिश्यू इन एडल्ट। ये एडल्ट में जितने भी टिश्यू हैं वो यही 3 जर्म लेयर ही बनाते हैं। और एक चीज़ हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द इनर सेल मास, ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए कि जो भी एम्ब्रियो है, जो भी हमारा इनर मास सेल है, एम्ब्रियो है, ठीक है स्टूडेंट, जो भी हमारा एम्ब्रियो है वो करता क्या है कि to note that the inner cell mass contains certain cell that is called what the stem cell which have the potency to give rise to all these tissue organs। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी हमारे, जैसे कौन सा उस एम्ब्रियो का कौन सा सेल मैस्कुलर सेल बनाएगा, कौन सा ब्रेन या नर्व सेल बनाएगा, नर्व टिश्यू बनाएगा। तो बॉडी में जितने भी टिश्यू हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनको बनाने के लिए एक पर्टिकुलर सेल होता है, एक इंडिविजुअल सेल होता है, और ये सेल उसी एक्टोडर्मल एंडोडर्मल ऑरिजिन में ही डिफरेंशिएट होता है, डिसाइड होता है। कि जैसे रूट सेल है वो टीथ का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे सेल हैं जो हार्ट का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, कोई ब्रेन बनाएगा तो कोई लीवर का फॉर्मेशन करेगा। बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी टिश्यू हैं, वो एक इस पर्टिकुलर सेल से बनते हैं। उस सेल को स्टेम सेल कहते हैं, और ये स्टेम सेल एक इनिशियल सेल है, और ये स्टेम सेल जो एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्मल ऑरिजिन में
डिफरेंशिएट हुए हैं और बॉडी के सारे पार्ट बनाएंगे। अब जनरली आप समझ लीजिए ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 1 मंथ की प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो में हार्ट बन जाता है। मतलब सबसे पहले क्या बनना होता है, हार्ट बनता है। 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी का अगर पहला महीना है तो सबसे पहले क्या बनने वाला है, हार्ट बनने वाला है। ये पॉइंट याद रखिएगा, सबसे पहले हार्ट बनता है, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियोज हर्ट इज फॉर्म, एम्ब्रियो का हर्ट बनता है, मतलब हर्ट बनाने वाले सेल बनते हैं। बाय द एंड ऑफ द सेकंड मंथ, जो सेकंड मंथ के अंत में लिम्स एंड डिजिट्स ऑफ फॉर्म, जो हाथ में जो डिजिट्स हैं, फिंगर्स हैं और जो लिम्स हैं, हाथ पैर, ये बनते हैं सेकंड मंथ में। और इसके बाद बाय द एंड ऑफ 12th मंथ, और जब 12 महीने पूरे होते हैं, बाय द एंड ऑफ 12 मंथ मेजर ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल जेनिशियल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप। और 12 मंथ में एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करना है आपको कि ये जो टाइम है, ये मंथ वाला, इसको आप वीक में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड है, तो आप इसको वीक में कन्वर्ट कर लीजिए। हाँ, जब हम मंथ लिखा है इसको आप वीक समझना होगा, ठीक है। यहाँ पे ये 1 मंथ वाला ये पॉइंट सही है, इसको आप एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ मैं। ये जो 1 मंथ कहाँ पे 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है, ये हर्ट फॉर्म हो रहा है, सेकंड मंथ में लिम्स बन रहे हैं, ठीक है। और बाकी के जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो आपके गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने के, मतलब कि जब गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होगा तो सारे ऑर्गन्स वहाँ डेवलप भी हो जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये समझना है कि एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स वगैरह जो होते हैं वो 12 मंथ में डेवलप होते हैं। यहाँ पर वीक अभी मत करिएगा, वीक हम आपको आगे बता रहे हैं। ये जो 12 महीने, मतलब बच्चा जो है जब 9 महीने कंप्लीट बॉडी हो जाएगी तो उसके बाद जब उस डिलीवर्ड हो जाएगा बेबी, उसके बाद जो 2-3 मंथ बचते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जो जेनेशियल ऑर्गन्स है वो डेवलप होंगे, ठीक है, वेल डेवलप होंगे, ठीक है। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज ऑब्जर्व इन 5 मंथ। सबसे जो फर्स्ट मूवमेंट, जो बॉडी का मूवमेंट होता है फीमेल बॉडी के अंदर, जो फीटस का मूवमेंट होता है वो 5 महीने में होता है, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द 24 वीक, जैसे ही 24 सप्ताह पूरे होते हैं, बॉडी इज कर्व्ड, वो बॉडी एक कर्व हो जाती है, थोड़ी सी इस तरीके से बॉडी कर्व हो जाती है, विथ फाइन हेयर और आई लीड्स एंड आईलेस आर फॉर्म, ठीक है। जैसे ये 24 महीने में फिर बॉडी क्या होती है, कर्व हो जाती है, फाइन हेयर, छोटे छोटे हेयरी स्ट्रक्चर, हेयर्स आने लगते हैं, आई लीड्स वगैरह, जो आईज पे जो हेयर्स हैं वो छोटे छोटे, ये सब बनने लगते हैं, ठीक है। एंड द एंड ऑफ द 9 मंथ, और जैसे 9 मंथ पूरे होते हैं, फीटस इज फुली डेवलप्ड। फीटस क्या होता है, पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। इसका मतलब है कि एम्ब्रियो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है और अब उसको क्या करना है, पार्चुरेट करना है। पार्चुरेशन मतलब डिलीवर्ड होना है, ठीक है, 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद। तो अब स्टूडेंट ये समझते हैं हम लोग कि जैसे ही ये स्टेप पूरा होगा, मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट का, उसमें एक चीज़ हमें समझना होगा कि पार्चुरेशन का मतलब डिलीवर प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फुली डेवलप फीटस। जो फुली डेवलप फीटस है, एम्ब्रियो है या जो बेबी है, उसका डिलीवर्ड होना ही क्या है, पार्चुरेशन है, ठीक है। सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द फुली डेवलप फीटस प्लेजेंटा इंक्लूडिंग माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। भाई पार्चुरेशन कैसे होता है, तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ये एक तरीके का यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बॉडी जो बेबी होती है, जो डेवलप फीटस होते हैं, वो एक्सपेल आउट होते हैं, बाहर की तरफ आते हैं। दैट इज द फंक्शन इन इंक्लूडिंग पार्चुरेशन। इट ट्रिगर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। जैसे ही पार्चुरेशन होता है, मतलब बेबी डिलीवर्ड होती है, तो क्या करता है, इट रिलीज द ऑक्सीटोसिन एंड मैटरनल पिट्यूटरी। तो हमारा जो पिट्यूटरी वाला पार्ट है, वहाँ से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन्स ट्रिगर होता है, मतलब रिलीज होने लगता है। अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है कि जो फीमेल बॉडी में एक मेमरी ग्लैंड होती है, जिसको आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, मेमरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क। इसमें क्या करता है, मेमरी ग्लैंड, ठीक है, वो मिल्क प्रोड्यूस करने लगता है। और उसको ट्रिगर कौन किया, ऑक्सीटोसिन। कहाँ से आया ऑक्सीटोसिन, पिट्यूटरी से, ठीक है। टू एंड ऑफ द प्रेगनेंसी के टू एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन, और इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे लैक्टेशन। तो प्रेगनेंसी के एंड में
ठीक है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो जो मेमोरी ग्लैंड है वहाँ से मिल्क प्रोड्यूस होने लगेगा, इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, लैक्टेशन कहेंगे। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, लैक्टेशन मतलब जब तक मिल्क सेक्रेशन होता रहेगा, दैट इज लैक्टेशन। तो फीमेल में मिल्क प्रोड्यूस होता है जो इनिशियल डेज में, जब मतलब जो इनिशियल टाइम में लैक्टेशन जब शुरुआती समय होता है, तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन, ठीक है, स्टार्टिंग वाले जो टाइम होता है जब लैक्टेशन स्टार्ट होता है, तो उस वाले लैक्टेशन को, मिल्क को हम लोग एक वर्ड देते हैं क्लॉस्ट्रम, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज, और ये जो क्लॉस्ट्रम होता है ये, इसमें कई एंटीबॉडीज होते हैं, और इसीलिए ये जो माँ का जो पहला दूध होता है वो बच्चों को मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही अंदर जा कर के बच्चे के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप करता है, जो उनकी पूरी लाइफ जो है उनकी बॉडी में सस्टेन करता है डिजीज़ से लड़ने के लिए, डिफेंस करने के लिए। तो एक तरीके से ये जो दूध मिलना बच्चों को बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो सके। तो क्लॉस्ट्रम इनिशियल डेज में जो लैक्टेशन होता है, तो ये क्लॉस्ट्रम पॉइंट याद रखना, लैक्टेशन याद रखना, पार्चुलेशन आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, इससे पहले एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ये चैप्टर आज यहाँ पे बाइंड होता है। एक बार रिवाइज के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने ग्रुप में अपने क्वेश्चन को रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।